गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर 1 का अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरम नंबर 1.3 के बारे में, जिसका कि आगे सम्स में प्रयोग भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले आपने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपने जाना कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक इसी का उल्टा कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इसकी परिभाषा में देख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई और 0.10110110 डैश डैश डैश। यहाँ डैश 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 का मतलब ये है कि ये संख्या कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही, आगे बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कहीं अंत ना हो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और वर्गमूल वाली भी ऐसी संख्याएं जिन्हें सॉल्व करके जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता और उनका आंसर एक ऐसी ही संख्या आता है जो कहीं समाप्त नहीं होता। अब जानते हैं प्रमेय 1.3 के बारे में। मान लिया कि P अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे आप इस तरह से समझिए कि यदि कोई संख्या 9 को डिवाइड कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि हम 9 ना लेकर 225 ले लेते हैं, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ A² हो गया 225। ये एक उदाहरण से आपको मैं समझा रही हूँ। यानी A हो गया 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अब 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यानी 15 किस किस से भाग हो सकता है। अगर आप 15 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5, यानी कि 15 3 और 5 से हो सकता है। तो 225 भी इन्हीं दो से होगा। तो अब यहाँ ये कहा गया है कि यदि आप मान लीजिए कि यहाँ P 3 है और A² 225, यदि 3 225 को विभाजित करता है तो 3 15 को भी विभाजित करेगा। 225 जिससे भाग होगा 15 भी उसी से भाग होगा। इसका प्रयोग आप आगे सवालों में करेंगे। और यहाँ एक बात और कही गई है कि जहाँ P एक धनात्मक P तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे चलते हैं। अब पहला थ्योरम 1.4 आपके एग्ज़ाम्स में इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 भी आ सकता है, वर्गमूल 3 भी आ सकता है, वर्गमूल 5 भी आ सकता है। इसी तरह से कोई भी संख्या आपको दे सकते हैं जिसे सिद्ध करना होगा कि वह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है। माना इसलिए ताकि अंत में हम अपनी मान्यता को गलत सिद्ध कर दें और ये कह सकें कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक R और S ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर R/Q। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ P/Q ना लेकर R/S लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए साथ साथ हमने ये भी मानना है कि R और S दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा इसलिए मानना है कि अगर इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो दोनों से ऊपर और नीचे का कट जाएगा। अब जैसे 4/12 P/Q के रूप में, लेकिन इन दोनों में 4 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 4 एकम 4, 4 × 12 कट के ये 1/3 रह जाएगा।
और अगर हम देखें 1/3 तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए जो हमने मानना है उसके साथ ये ज़रूर लिखना है कि R और S में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करके वर्गमूल 2 बराबर a/2 प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि मान लिया वर्गमूल 2 बराबर a/b है, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं, यानी इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः जब आपने a/b माना वर्गमूल 2, तो नीचे से b जाकर वर्गमूल 2 से गुणा होगा, ये बन जाएगा a बराबर वर्गमूल 2b। ये आपका यहाँ लिखा भी हुआ है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, यहाँ a² आएगा, यहाँ वर्गमूल 2b का वर्ग जब करेंगे, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, b का वर्ग b²। वर्गमूल की किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा साइड में बता देती हूँ। जैसे वर्गमूल 2 का हमने वर्ग किया तो वर्गमूल का चिन्ह वर्ग के से कट जाता है और वो खाली संख्या बच जाती है। यही 2 हमने यहाँ लिखा है। तो a² बराबर 2b²। अब आप इसके आगे समझिए कि जब a² बराबर 2b² है, इसका मतलब a² के गुणनखंड क्या क्या है। 2, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ। a² के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना b² को हम लिख सकते हैं b गुना b, यानी a² के 3 गुणनखंड हैं, यानी a² यहाँ 2 से भी विभाजित है, b से भी विभाजित है। तो हम यहाँ से देखकर कह सकते हैं कि a² 2 से भाग होगा। अब हम पिछली प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये भी कह सकते हैं कि यदि a² 2 से भाग होगा तो a भी 2 से भाग होगा। यही हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। आप अपने क्वेश्चन में इसे देख सकते हैं। अतः 2 a² को विभाजित करता है और अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। अब मान लीजिए कि 2 ने a को भाग किया तो आंसर आया c। हमने a को 2 से भाग किया तो हमें आंसर मिला c, यानी a का मान 2 गुना c के बराबर है। अगर आप 12 को 3 से भाग करते हैं और आंसर मिलता है 4, 3 चौक 12, तो 12 किसके बराबर होता है? 3 गुना 4 के। इसी तरह से जब a को 2 से भाग करने पर आंसर मिला c, तो हमने ठीक इसी तरह से लिखा a बराबर 2c। यहाँ c हमने माना है, तो अतः a बराबर 2c लिखा जा सकता है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब a बराबर 2c लिखने पर a का मान 2c हम यहाँ रखेंगे 2b² बराबर a² में। ये आप ऊपर देख रहे होंगे जहाँ मैंने सर्कल लगाया है। तो जब a² के स्थान में a के स्थान पर 2c रखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ 2b² बराबर a², a के स्थान पर 2c रखा हमने, 2c का स्क्वायर, यहाँ 2b² है, तो ये हमें मिला 2b² बराबर 2 का स्क्वायर 4c²। अब आप चाहें तो 4 को 2 से काट देंगे, आपके पास आ जाएगा b² बराबर 2c²। जब 2 और 4 को काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये मिल गया हमको b² बराबर 2c²। यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखकर भी आप ठीक उसी तरह से कह सकते हैं जैसे हमने पहले कहा था कि जब 2a² को विभाजित कर 2a² को विभाजित करता है, ठीक उसी तरह से, क्योंकि b² के गुणनखंड में 2 है। b² के सामने के गुणनखंड आप देखेंगे तो उसमें 2 गुना c आएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक बारी, b² बराबर 2c² है, तो b² के गुणनखंड में आएगा 2 इंटू c, यानी ये तीनों b² के गुणनखंड हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ b² 2 से विभाजित होता है, अर्थात 2b² को विभाजित करता है, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। फिर से हमने उस प्रमेय का प्रयोग किया जो हमने अभी चैप्टर आज की क्लास स्टार्ट करके सबसे पहले जाना था, जिसके बारे में। तो यहाँ से पता चला कि b² 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी
2 से विभाजित होगा। अतः अब हमें यहाँ से एक बात समझ आ गई कि a भी 2 से विभाजित हुआ, b भी 2 से विभाजित हुआ। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने जब वर्गमूल 2 को a बटे b माना था तो हमने कहा था a और b दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इस बात का यही मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग नहीं होती। परंतु अभी हमने सिद्ध किया कि a भी 2 से भाग होता है और b भी 2 से भाग होता है, यानी हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया, तो हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई। इसलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें लिख करके भी दिखाना होगा ताकि हम अपनी बात को सिद्ध कर सकें। अब देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। परंतु हमने इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि हमने स्टार्टिंग में माना था। अतः वर्गमूल 2, हमने जो कल्पना की थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत है। हम इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ये दिए हुए तरीके से ना लिखना चाहें, इसे हम थोड़ा और आसान कर लेते हैं। आप यहाँ कहेंगे, अतः a और b, इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः a तथा b दोनों 2 से विभाज्य हैं, अर्थात 2 a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसे आप साथ साथ उतार भी लीजिए। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु हमने तो माना था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके बाद हम इस लाइन को लिखेंगे, परंतु हमने माना था कि a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी हमारी मान्यता तो गलत सिद्ध हो गई। तो हम इसे लिखेंगे, यानी हमारी मान्यता गलत है। अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मान्यता तो हमारी यही थी कि ये एक परिमेय संख्या है। नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अगली लाइन में हम लिख देंगे, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहा गया था और हमने इसे सिद्ध कर दिया है। इसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वर्गमूल 2 के स्थान पर वर्गमूल 3 का क्वेश्चन भी आ सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम वर्गमूल 5 को भी a बटे b मानेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है
तथा वर्गमूल 5 बराबर a बटे, जहाँ वर्गमूल 5 बराबर a बटे b है, जहाँ a और b सह जहाँ a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप इसे इस तरह से लिखिए, जहाँ a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब ये लिखने के बाद हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक पिछले सवाल की तरह आप वर्गमूल 5 बराबर a बटे b में b को वर्गमूल 5 के पास ले जाएंगे और अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ये 5 बन जाएगा और b स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर नहीं आना था, इसे मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। तो अब यहाँ देखकर आप कह सकते हैं a स्क्वायर के गुणनखंड में 5 है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, अतः a भी 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य है। इसके बाद आप इसी तरह से आप आगे मानेंगे। अब b में यानी 5 से विभाज्य है a, यानी 5 a का एक गुणनखंड है। अब आगे चलते हैं। अब हमने सिद्ध कर दिया कि 5 a का एक गुणनखंड है, 5 a को विभाजित करेगा। तो अब हम 5 को a को 5c लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। मैंने आपको जब करके बताया था कि जब a को हमने 5 से भाग किया तो मान लिया कि हमारा आंसर आया c, तो हम a को लिख सकते हैं 5c। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा। अब समीकरण 1 में a बराबर, अतः हम a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ये लाइन आ गई। अब समीकरण नंबर 1 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में हम a के स्थान पर 5c लिखेंगे, तो हमें मिलेगा 5b स्क्वायर बराबर a के स्थान पर लिखा हमने 5c का स्क्वायर। ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो 5 और 25 को काटा तो आ गया 5, यानी b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। इसे आप लिख लेंगे, यानी 5b का भी एक गुणनखंड है। ये हमने सिद्ध कर दिया। पहले हमने सिद्ध किया था 5a का गुणनखंड है, अब हमने सिद्ध किया 5b का गुणनखंड है। अतः a और b में दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने माना था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो फिर से हम पिछले सवाल की तरह यहाँ लिखेंगे। आप सुन करके लिख सकते हैं कि हम कहेंगे अतः 5a तथा b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो संख्या है, आपके पास एक बड़ी संख्या आ गई। पहले सिर्फ वर्गमूल वाली संख्या थी, अब हमने इसमें भी करना वैसे ही है। हमने मान लिया कि माना 3 जमा वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि बराबर है a बटे b, जहाँ a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमने यहाँ 3 की साइड चेंज करी। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b। 3 को पहले हम दूसरी साइड ले गए, तो 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b
-3। इतना करने के बाद अब हमने इस 2 को भी हटाना है, वर्गमूल वाली संख्या को अकेला करना है। तो अब जब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा a/b - 3। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर अब हमारा यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। इसके बाद अब हमको सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर हम राइट हैंड साइड को परिमेय संख्या सिद्ध कर दें या हम वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दें तो हमारा ये पूरा प्रश्न चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा था a/b एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में से 3 घटाने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। जब हमने राइट हैंड साइड को परिमेय सिद्ध कर दिया, इसको हमने इस तरह से ही लिखना है, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। जब राइट हैंड साइड परिमेय है तो वर्गमूल 5, जब एक परिमेय संख्या के बराबर है तो वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु अभी आपने पिछले प्रश्न में हल किया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आप यहाँ पर सवाल को हल करके भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और जब आप कहेंगे जब वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हों, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ तक करने के बाद आप कहेंगे 1/2 ब्रैकेट a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a तथा b एक पूर्णांक है। जब राइट हैंड साइड परिमेय है तो वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को अपरिमेय और राइट हैंड साइड परिमेय, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर हो। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी मान्यता गलत है। एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 ये एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अंत में हम इस तरह से लिखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ हर क्वेश्चन की तरह यहाँ भी मानना है कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब फिर से आता है 1/2 बराबर a/b है, जहाँ a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब वर्गमूल 2 इन दोनों को उल्टा कर दिया तो वर्गमूल 2/1 हो गया और उधर a/b का b/a हो गया। अब आप जब इसे करेंगे, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए ये हो गई परिमेय संख्या, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह।
क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं इसीलिए b बटे एक परिमेय संख्या है। परंतु पहले क्वेश्चन में हम वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, तो हम यहाँ कहेंगे परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि वर्गमूल 2 एक बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों, शायद यहाँ आपको लिखने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही हो कि हम इसे कैसे लिखेंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ लिखा कि वर्गमूल 2 बराबर b बटे a, क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं। जब हमने यहाँ माना कि 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर a बटे b, तो हम कहेंगे जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, इसीलिए जब पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांकों से बनी p बटे q के रूप में बनी कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है। इसीलिए b अपॉन a परिमेय संख्या है। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए b बटे a एक परिमेय संख्या है। अब अगर राइट हैंड साइड परिमेय है तो वर्गमूल 2 राइट हैंड साइड के बराबर है, तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये लास्ट लाइन जैसे मैंने बोली है ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 7 वर्गमूल 5। यहाँ भी आपको 7 वर्गमूल 5 को a बटे b माना। 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 7 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। अब जब आपने लिख लिया 7 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, इसके बाद आप 7 को वर्गमूल 5 को अकेला करेंगे, 7 को b के पास लेकर आएंगे। ये मिल गया। अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड को फिर से परिमेय सिद्ध करेंगे। आप कहेंगे क्योंकि a तथा b, 7 a और b ये तीनों संख्याएं ही पूर्णांक हैं, इसीलिए ये संख्या परिमेय संख्या होगी। अतः a बटे 7 b एक परिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 5 7 a बटे 7 b के बराबर है और a बटे 7 b परिमेय संख्या है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसी परिमेय संख्या के बराबर है। परंतु हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 5 एक, आप लिखेंगे परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अजम्पशन की जगह आप मान्यता शब्द लिखें, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है। अगला सवाल है 6 प्लस वर्गमूल 2। यहाँ पर भी हम मानेंगे माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर a बटे b, जहाँ a तथा b दो पूर्णांक हैं। जहाँ a तथा b दो पूर्णांक हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर वर्गमूल की संख्या को अकेला करना है। 6 को उठाकर आप दूसरी साइड ले गए, चिन्ह बदल कर हो गया -6। अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब वही राइट हैंड साइड a अपॉन b -6 को आप परिमेय सिद्ध करेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक है तथा 6 भी पूर्णांक है, इसीलिए a बटे b पूरी लाइन आप लिखेंगे, क्योंकि a, b तथा 6 तीनों पूर्णांक हैं, इसीलिए a बटे b -6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और क्योंकि वर्गमूल 2 इनके बराबर है, इसीलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सवाल खत्म। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।